बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम पीस ऑफ लेजिस्लेशन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। डी फेलोस, ये जो एक्ट लेजिस्लेट हुआ है इसने सर्टन बेसिक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से चेंजिंग की हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। डी फेलोज, इस हवाले से मैंने 7 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं, पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इनके जवाब हम देंगे। पहला क्वेश्चन है, इस एक्ट का मकसद क्या है, यानी एक्ट से मुराद क्या है? टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। सेकंड क्वेश्चन है, इस एक्ट का स्कोप क्या है और कब से नाफिजुल अमल तस्वर होगा। नंबर 3 है, इस एक्ट के अंदर दिए गए ऑफेंसेस की तफ्तीश कौन करेगा। और नंबर 4 है, मुंदरजा झैल टर्म से क्या मुराद है, टर्म कौन सी हैं? कस्टडी, क्रूअल और इनह्यूमन। नंबर 3 कस्टोडियल डेथ। नंबर 4 कस्टोडियल रेप। नंबर 5 टार्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्ट के अंदर दिए गए ऑफेंसेस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्ट के अंदर दिए गए जराइम में से अगर किसी जुर्म का कोई पब्लिक ऑफिशियल मुलजिम बन जाए तो इस पर कौन कौन सी कदगनें लगाई जाएंगी। नंबर 7, अगर फाइल की गई कंप्लेंट जो है ये साबित हो जाए कि ये मेलाफाइडी बेस्ड कंप्लेंट थी तो उस शख्स के अगेंस्ट जो कंप्लेनेंट है क्या कार्रवाई हो सकती है। डी फेलोस, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कि इस एक्ट का मकसद क्या है, तो डी फेलोस इस हवाले से थोड़ा सा बैक ड्रा करना ज़रूरी है और बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि इस एक्ट को लेजिस्लेट क्यों किया गया। डी फेलोस, याद रहे कि पाकिस्तान यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर एंड क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट 1984 का सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी होने का मकसद ये है कि जब सिग्निफाई किया जाता है तो ये अंडरटेकिंग बेसिकली होती है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस हवाले से लेजिस्लेशन करेंगे। ये एक लॉन्ग अवेटेड लेजिस्लेशन थी। जब ये रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत सारा शोर डला कि पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो प्राइवेट अशखास को इलीगल डिटेंशन में रख के टार्चर करते हैं, उनको कस्टोडियल उनकी डेथ करते हैं, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जब बाज़ दफ़ा कस्टोडियल रेप सामने आया तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट जो सिविल सोसाइटी थी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। तो इस सारे प्रेशर के नतीजे में ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन वहाँ से वजूद में आया। इसके आगाज़ में ही इसके 4 मकासद लिखे गए हैं। पहला मकसद ये लिखा गया है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है टू द पर्सन ड्यूरिंग कस्टडी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टार्चर परपेट्रेटेड बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स अलेजिडली अगर कोई टार्चर काज करते हैं तो उसको रोकना इसका मकसद है। सेकेंडली, जो यूएन कन्वेंशन जिसका मैंने जिक्र किया अगेंस्ट टार्चर एंड क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट 1984 को इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए इस लेजिस्लेशन को लेजिस्लेट किया गया। तीसरे नंबर पर यह बताया गया कि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसका आर्टिकल 14 जो है वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करने की, उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्ट उसमें इस आर्टिकल को ट्रांसलेट करना भी जरूरी था। नंबर 4 है, टू इनेक्ट अ लॉ फॉर द प्रिवेंशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ टार्चर। हर तरह की जितनी भी अशकाल टार्चर की पाई जाती हैं उसको क्रिमिनलाइज करना मकसद था। ये फेलोज, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस एक्ट का स्कोप क्या है और कब से नाफिजुल अमल तस्वर होगा। स्कोप का मतलब ये है टू व्हाट एक्सटेंट इट विल एक्सटेंड। इसका मतलब ये है कि ये किन इलाकों पर जो है वो नाफिजुल अमल होगा। ये आर्टिकल 1 जो है इसका सेक्शन 1 जो है इस एक्ट का ये बताता है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों के अंदर नाफिजुल अमल होगा। और ये कब नाफिजुल अमल तस्वुर होगा, यानी किस पॉइंट ऑफ टाइम से, इसके अंदर लिखा गया इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस
जब एट वंस लिखा गया तो मीनिंग देयर बाय कि जब पब्लिक ऑफिशियल गस्ट ये जो मेरे सामने है इसके अंदर पब्लिश हुआ तो ये नवंबर 4 है 2022, उस वक्त से ये नाफिजुल अमल है। इसका एक और मतलब ये भी है कि नवंबर 4 से ऑनवर्ड जो भी केस रजिस्टर हुआ वो कस्टोडियल डेथ का या टार्चर का, कस्टोडियल रेप का या इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का अंडर कस्टडी, तो वो सारा का सारा ट्रीट होगा इस एक्ट के तहत ही, उसका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी और इस एक्ट के तहत ही उसका ट्रायल होगा और इस एक्ट के अंदर ही जो और चीजें दी गई हैं वो लागू होंगी। तो फेलो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इस एक्ट के अंदर दिए गए ऑफेंसेस की तफ्तीश कौन करेगा। पहले ये जानना जरूरी है कि इस एक्ट के तहत दिए गए ऑफेंसेस हैं क्या। ये फेलोज इसके अंदर दिए गए ऑफेंसेस ये हैं कि अगर किसी शख्स की कस्टोडियल डेथ होती है यानी किसी पब्लिक ऑफिशियल की कस्टडी में डेथ होती है तो ये इसके तहत आता है। क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कस्टडी आता है तो वो भी इसके तहत आएगा। कस्टोडियल रेप, कस्टडी के दौरान रेप होता है तो वो भी इसके तहत आएगा। टार्चर जो है वो भी इसके तहत आएगा। डिफेलोज में फर्दर डायलेट ओपन इस पर करना चाहता हूं कि कस्टडी से मुराद क्या है। कस्टडी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। कस्टडी से कहा गया कि कस्टडी इंक्लूड्स ऑल सिचुएशंस वेयर अ पर्सन इज डिटेन्ड और डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ पब्लिक ऑफिशियल और बाय एनी अदर पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगैलिटी, नेचर एंड एनी प्लेस ऑफ सच डिटेंशन। यानी अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल की रिटेंशन में है या अंडर द सुपरविजन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल है तो वो इसमें आएगा। इसके अंदर मजीद कहा कि सर्च, अरेस्ट और सीजर की जो प्रोसीडिंग है वो भी कस्टडी में आती है। उसके बाद कस्टोडियल डेथ में कहा गया कि while in custody directly or indirectly caused by any attributable to acts of torture committed upon the deceased while in custody, तो वो भी इसमें आएगा। ये फेलोज ये जो थे ये तो थे वो ऑफेंसेस जो इस एक्ट के तहत आएंगे। अब अगला सवाल ये है कि ये जो ऑफेंसेस अलहदा से इस एक्ट के अंदर दे दिए गए हैं इसकी तफ्तीश कौन करेगा। डिफेंडर्स जब सेक्शन 2A और सेक्शन 5 को कंबाइन करके इस एक्ट को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने की बात आती है कि इसके ऑफेंसेस की तफ्तीश जो है वो FIA करेगी, क्योंकि एजेंसी को जब डिफाइन किया गया तो उससे कहा गया कि मुराद FIA ली जाएगी और उसको कंप्लेंट फाइल की जाएगी और कंप्लेंट फाइल जो है वो FIA को ही की जाएगी। लेकिन अगर लोकल पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है और एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिमांड या ड्यूरिंग कस्टडी कोई शख्स जो है वो नोटिस मिलाता है टू दी इलाका मजिस्ट्रेट के उस पर टार्चर किया गया है तो इलाका मजिस्ट्रेट उसका ऑर्डर करेगा कि इसका मेडिकल करवाया जाए और मेडिकल करवाने के बाद एंड द सब्सटेंस एंड द कंटेंट प्लेस बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट बाय द पुलिस और द कंप्लेनेंट और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लेनेंट, तो उसको एग्जामिन करने के बाद अगर इलाका मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई ही इसको टार्चर हुआ है तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट नोटिफाई करेगा टू दी FIA कि ये जुरिस्डिक्शन आपकी बनती है इसको इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंट्रस्ट कर दी जाएगी टू दी FIA। डिफेलोज अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट के अंदर ये ऑफेंसेस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं जो मैंने आपके सामने रखे उनका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट करेगी। इस एक्ट के अंदर दिए गए जराइम में से अगर किसी जुर्म का कोई पब्लिक ऑफिशियल मुलज़िम बन जाए तो इस पर कौन कौन सी कदगरें लगाई जाएंगी। डी फेलोज इसका जो सेक्शन 7 है वो ये बताता है कि जब इस एक्ट का ऑफेंस कोई लग जाएगा तो उसको फौरी तौर पर उस ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जब तक उस की एक्विटल नहीं हो जाती तो उसको कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो इसका तयन जो है वो अदालत करेगी। ये फेलोस ये थे आखिरी इसका क्वेश्चन है अगर फाइल की गई कंप्लेंट मेलाफाइडी साबित हो जाए तो क्या सजा होगी। ये फेलोस इसके हवाले से भी एक सेक्शन इस एक्ट के अंदर मौजूद है जो है सेक्शन 11 कि अगर ये साबित हो जाए कि ये कंप्लेंट विच वाज फाइल्ड विद रेफरेंस टू दी एलिगेशन ऑफ टार्चर, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप अगर वो गलत साबित हो जाती है तो उसको सजा इस एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक मिलेगी
और उसको पिनलाइज किया जाएगा। डियर फेलोस, ये था न्यूली कंपैरेटिवली इनेक्टेड लॉ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि इसकी कंप्रीहेंशन आपने डेवलप कर ली होगी। थैंक यू सो मच।